औकात, ये एक छोटा शब्द है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको किसी इंसान की औकात को जज करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले अधिकतर लोग तो यही कहेंगे कि उसके पैसे से, उसके पास कितना पैसा है, वो कितना अमीर है, उसकी इनकम क्या है। दूसरा, उसके हालात, उसके खुद के हालात कैसे हैं, उसके परिवार के हालात कैसे हैं। तीसरी, उसके पीछे खड़ी भीड़, उसको सपोर्ट करने वाले लोग कितने हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं, यह किसी इंसान की औकात नहीं बता, क्योंकि किसी भी इंसान की औकात उसके पैसों से तय नहीं की जाती, ना ही उसके हालात से, ना उसके पीछे खड़ी भीड़ से उसकी औकात का पता नहीं लगता। इंसान की औकात का पता लगता है तो उसके सपनों से, उसके सपने कितने बड़े हैं, इसी से पता लगता है कि वो इंसान कितना बड़ा है और उसकी सोच कितनी बड़ी है। और इस दुनिया में 98% लोग अपने सपने अपने कंफर्ट जोन में देखते हैं। सिर्फ 2% लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सपने देखते हैं। और इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सपने देखे हैं और आज इस दुनिया में उन्होंने अलग ही मुकाम, अलग ही जगह हासिल की है। लाखों को छोड़ो, हम कुछ एक लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी औकात तो बहुत छोटी थी लेकिन इरादे बहुत बड़े। अगर आप किसी चाय वाले को पूछोगे कि आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हो, जो आप ये बिजनेस कर रहे हो इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हो, वो यही कहेगा, साहब चाय के ठेले से मैं बस इतना कमा सकूं कि घर परिवार को संभाल सकूं और एक छोटी सी दुकान खोल सकूं। जब आपकी सोच ही छोटी है, जब आपके सपने छोटे हैं तो आपकी मेहनत भी छोटी होगी। आपकी औकात कैसे बड़ी बनेगी? बड़ी औकात बनाने के लिए बड़े सपने देखने पड़ते हैं। एक चीज को आप हमेशा याद रखिए, जैसे आपके सपने होंगे, जैसी आपकी सोच होगी, आप वैसी ही मेहनत करते हो और आपकी औकात भी वैसी ही बनती है। एक ऐसे ही महान इंसान जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से नगर में होता है। ये 6 भाई बहन थे लेकिन ये तीसरे नंबर के थे। इनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय थी क्योंकि ये बहुत गरीब थे, बहुत कम संसाधन थे इनके पास। और इनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और यह भी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद किया करते थे। जैसे जैसे यह बड़े हो रहे थे, इनका झुकाव आरएसएस की तरफ बढ़ रहा था। इन्होंने आरएसएस के साथ काम करना शुरू किया और वहां से इन्होंने अनुशासित तरीके, नेतृत्व करने का तरीका और सेवा की भावना सीखी। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने घर बार को त्याग दिया था और भारत यात्रा पर निकल चुके थे और यह पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 26 मई 2014 को। और आज भी यह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस देश में लाखों चाय वाले हैं लेकिन जिसने सपने देखे वही पहुंच पाता है, लेकिन जिसने सपने नहीं देखे आज वो वही है। इसलिए आपकी औकात आपके सपने बताते आप कितने लायक हो। मैं आपको एक ऐसे महान इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताता हूं जिनकी औकात तो समाज में बहुत छोटी थी लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे थे। इनका जन्म उस समय होता है जब समाज में ऊंची जाति और नीची जाति का बहुत ज्यादा भेदभाव था। इनका जन्म नीच जात में होता है। जब यह स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो इनका स्कूल के दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है, यह बोलकर कि तुम नीच जात के, तुम अंदर नहीं बैठ सकते, तुम स्कूल के दरवाजे पर बैठकर ही पढ़ाई करोगे। जब यह स्कूल में संस्कृत की किताब पढ़ रहे थे तो इनकी संस्कृत की किताब भी छीन ली जाती है, यह बोलकर कि तुम नीच जात के हो, तुम संस्कृत नहीं पढ़ सकते, संस्कृत पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। इनको पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। जिस समाज ने इनको पहले ही दिन बता दिया था कि तुम नीच जात के हो, तुम्हारी औकात नीची है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ पढ़ना चाहता था उसे अछूत कहकर जमीन पर बैठा दिया जाता है, पानी पीने के लिए अलग से बर्तन दिया जाता है, उसका ना कोई दोस्त था ना कोई सहारा, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, पढ़ाई करने की भूख। उसे समझ आ गया था कि अगर दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली है तो तुम्हें खुद को इतना ऊंचा बनाना पड़ेगा कि दुनिया को तुम्हें देखने के लिए नजर उठानी पड़े। वो गरीब था, पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ता गया, दिन रात पढ़ता गया। उसने अपमान को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाई। उसने हार नहीं मानी। उसने सोच लिया था कि तुम मुझे स्कूल में पढ़ने से रोक सकते हो, मेरे इरादे नहीं तोड़ सकते। उसने विदेश में जाकर पढ़ाई की, उन्हें पढ़ाई पूरी की। जब वह भारत लौटा तो उनको मिलिट्री सर्विस में नौकरी दी गई। यह उस समय की बहुत अच्छी नौकरी थी, लेकिन अभी भी उनको कुएं का पानी पीने की इजाजत नहीं थी। उनका चपरासी उनके सामने फाइल फेंक कर यह बोलता था कि तू गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ, तू है तो नीच जात का। यही अपमान उनके दिल को छू गया। उन्होंने चुपचाप उस अपमान को तो पी लिया, लेकिन मन ही मन में ये सोच लिया कि मैं बराबरी का अधिकार लेकर रहूंगा और सबको बराबरी का अधिकार दिलाऊंगा। जिस समाज ने उन्हें नीच समझा था उन्होंने उसी देश का भविष्य लिख दिया। इसलिए हमारी औकात हमारे सपनों के बल पर नापी जाती है। इसलिए उठो, संघर्ष करो और अपनी औकात खुद बनाओ। भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के चेयरमैन और उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी की नींव रखी थी। क्या आपको लगता है कि जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी की नींव रखी होगी, क्या उनकी औकात रही होगी इतनी? धीरू भाई अंबानी के पिता हरिश्चंद्र अंबानी एक स्कूल टीचर थे। घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी,
परिवार बड़ा था, आमदनी कम थी और सपने बहुत बड़े थे। धीरू भाई अंबानी बचपन से ही बहुत अलग सोचा करते थे। वो सोचते थे कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ बड़ा करूं। और स्कूल के दिनों में वह गिरिनगर पर्वत पर यात्रियों को पकोड़े बेचा करते थे और यहीं से उनको बिजनेस माइंड की शुरुआत होती है। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में इन्होंने नौकरी की तलाश में यमन चले गए और वहाँ एक पेट्रोलियम कंपनी के साथ नौकरी करना शुरू किया। कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, कैसे दाम ऊपर नीचे होते हैं और कैसे व्यापार खड़ा किया जाता है, यह इन्होंने वहीं से सीखा। 1958 में वह भारत लौटे और जेब में पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन दिमाग में करोड़ों आइडिया थे। उन्होंने बम्बई में रिलायंस कंपनी की शुरुआत की सिर्फ 15,000 रुपए से। शुरुआत में इन्होंने मसाले और धागे का व्यापार शुरू किया। 1977 में उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया, यानी कि आम लोगों को मौका दिया कंपनी में निवेश करने के लिए। उस समय शेयर मार्केट में आम लोगों के लिए नहीं था, लेकिन धीरू भाई अंबानी का कहना था कि मेरी असली ताकत तो आम निवेशक है और इसलिए हजारों मिडिल क्लास लोगों ने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती रही, वैसे वैसे धीरू भाई अंबानी के सपने भी बड़े होते रहे और आज रिलायंस कंपनी को पूरी दुनिया जानती है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास सपना नहीं है तो तुम जीते जी मरे हुए के समान हो। औकात छोटी थी लेकिन इरादे आसमान से भी बड़े थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर आपके सपनों में ताकत है, आपके इरादे बुलंद हैं, तो आपकी गरीबी, आपकी औकात आपका रास्ता नहीं रोक सकती। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर का एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता एक नाविक थे जो तीर्थ यात्रियों को लाते ले जाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, घर में बिजली नहीं थी, साधारण सा कच्चा मकान था। बचपन से ही एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, लेकिन परिवार की मदद करने के लिए वह सुबह 4 बजे उठ जाते थे, अखबार बांटने निकल जाते थे। छोटी उम्र में ही उन्हें समझ आ गया था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो मेहनत एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से की, लेकिन उनका सपना इंजीनियर बनने का था। उन्होंने MIT मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। MIT में एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख कर फीस भर दी। उनकी यह घटना उनके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने ठान लिया कि अब कभी भी वह पीछे हटकर नहीं देखेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने DRDO में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका असली सपना अंतरिक्ष विज्ञान था। बाद में वह इसरो से जुड़े। इसरो में उन्हें पहला प्रोजेक्ट ग्रह SLV-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया और 1980 में भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। यह भारत की ऐतिहासिक क्षण था। बाद में यह मिसाइल प्रोग्राम से भी जुड़े। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल में इनका विशेष योगदान रहा और इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। उनके जीवन में केवल सफलताओं से नहीं भरा था। 1979 में SLV-3 का पहला लॉन्च असफल रहा और पूरी दुनिया ने इनकी आलोचना की, लेकिन उस समय के सबसे वरिष्ठ वैज्ञानिक सतीश धवन ने जिम्मेदारी खुद पर ली और कहा, असफलता मेरी है, सफलता टीम की होगी। अगले ही साल वही प्रोजेक्ट सफल रहा। इस घटना से एपीजे अब्दुल कलाम सीख गए कि असफलता अंत नहीं है, एक सीख है। 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति बने भारत के। 2002 से 2007 तक देश की सेवा की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को छात्रों और युवाओं के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वह खुद को टीचर ही कहते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साबित किया कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी औकात मायने नहीं रखती। एक गरीब नाविक का बेटा भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। मैंने आपको कुछ महान लोगों के बारे में बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी औकात तो बहुत छोटी थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे और उन्होंने इस दुनिया में अलग ही जगह, अलग ही मुकाम हासिल किया है। लेकिन आजकल इस दुनिया में किसी भी इंसान को खुद अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहां से ठोकर मिलती है जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। आजकल तो आपने देखा होगा कि लोग दूसरे के नाम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहीं छोटी सी प्रॉब्लम हुई तुरंत फोन करने लग जाते हैं। अक्सर आपने लोगों को यह बोलते हुए तो सुना ही होगा कि मेरे चाचा जी विधायक है, मेरा भाई पुलिस में है। जिस इंसान के भरोसे पर आप उछल रहे हो उसने गलती से आपका साथ छोड़ दिया और जिसके सामने आप अकड़ रहे हो तो उसके सामने आपकी औकात जीरो हो जाएगी। किसी दूसरे के नाम पर उछलना बंद करो, खुद अपनी पहचान बनाओ। काम ऐसा करो कि आपका नाम सुनते ही दूसरे के लिए सिफारिश बन जाए। इतनी मेहनत करो कि नाम सुनते ही काम बन जाए। जिस महफिल में जाओ वहाँ ऐसे जाओ कि लोग तुम्हें देखते ही खड़े हो जाएं, क्योंकि तुम शोर से नहीं, अपने काम, अपने आत्मविश्वास और अपने किरदार से पहचान बनाओ। और तेरी लड़ाई बाहर वालों से नहीं है, तेरी लड़ाई खुद से है, तेरे आलस से है, तेरे डर से है, तेरे बहाने से है।
जिस दिन तूने बहाने बनाने छोड़ दिए उस दिन तेरी औकात खुद ब खुद बदल जाएगी। और एक बात ध्यान से सुन, हर आदमी कभी न कभी छोटा था, हर कामयाब इंसान कभी न कभी नजरअंदाज था, हर विजेता कभी न कभी अंडर एस्टिमेट था। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार मानने से पहले मर जाना पसंद किया। अगर तू गिरा है तो उठ, अगर थका है तो रुकना नहीं है। लेकिन पीछे मत देख, क्योंकि पीछे सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आज तेरी औकात छोटी हुई तो क्या हुआ, लेकिन याद रख, तेरे इरादे अगर जिंदा है तो तेरी किस्मत भी तुझसे हार जाएगी। खुद से एक वादा कर, जब तक ना मिल जाए मंजिल तब तक झुकूंगा नहीं, जब तक जीत ना जाऊं तब तक रुकूंगा नहीं। औकात छोटी है तो क्या हुआ, इरादे इतने बड़े रख कि एक दिन दुनिया पूछे ऐसा कैसे कर दिया तूने। और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।